तो कैसे हैं आप लोग। ओनली पीसीएस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं और ये उस एनालिसिस में हमारी दूसरी वीडियो है। आरओ का एग्जाम आना है और हमें पता है कि 100% आरओ के एग्जाम में पीसीएस के क्वेश्चंस रिपीट्स जरूर होंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि 27 जुलाई से पहले यूपी पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस ईयर में हम उनको अटेम्प्ट कर लें। लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस को डिटेल्ड एनालिसिस करी थी। इस क्लास में भी हम पांच 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 क्वेश्चंस इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे उनका और सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी हिस्ट्री का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने 5 क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां से आप खुद समझ जाओगे। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, 6 नंबर का क्वेश्चन का, कि वो कौन सा राजा था जिसने सांची स्तूपा बनवाया था। और ये आप हर कोई जानता है सांची स्तूपा किसने बनवाया था। तो अशोका ने बनवाया था। ठीक है, अशोका द ग्रेट ने सांची स्तूपा बनवाया था। अशोका के बारे में आप जानते हैं। अशोका ने कलिंगा की लड़ाई लड़ने के बाद अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। जब अशोका ने देखा कि युद्ध में कितने सारे हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, बेकसूर लोगों की जान जा रही है, जिसकी वजह से अशोका ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बुद्धिज्म में। और जब अशोका ने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं धम्म का रास्ता अपनाऊंगा। ठीक है, पूरे विश्व में धम्म को फैलाऊंगा, ना कि क्रोध के रास्ते से मैं पूरे विश्व को जीतूंगा। मैं पूरे विश्व को धम्म के रास्ते से जीतूंगा, मैं पूरे विश्व को धर्म के रास्ते से जीतूंगा। तो अशोका ने उस कोशिश में अलग अलग जगह स्तूपा बनवाए, तो जिसमें से एक स्तूपा सांची का स्तूपा भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से मौर्यन आर्किटेक्चर था। तो अशोका ने, मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो पहले जरा इसे समझ लेते हैं सॉल्यूशन को। देखो इसका आंसर भी बी है। बेसिकली ये माना जाता है कि सांची स्तूपा किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। ठीक है, पर इसको बाद में जो है पुष्यमित्र सुंग ने मॉडिफाई करवाया था अपने टाइम पर आके। सांची स्तूपा इसलिए माना जाता है कि अशोका ने बनवाया था सांची स्तूपा। तो इसका आंसर बी होगा, अशोका ने सांची स्तूपा बनवाया था। अब अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर में, हमें अशोका के समय का ही सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। हमें उस समय के पैलेस के बारे में पता चलता है कि मौर्यन काल में उनके पैलेस, उनके किले किसके बने हुए थे, किस चीज के बने हुए थे। तो उसके बारे में मेगास्थनीज ने हमको बताया है। मेगास्थनीज ने बताया है कि जो किले थे उस समय के, वो किले ज्यादातर लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज की बातों से हमको पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल हुआ करती थी मौर्यन एम्पायर की, उस समय जो किले बने हुए थे वो लकड़ी के बने हुए थे। वहां से हमें पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका जो बुक थी उसके बारे में आपको पता होगा। इंडिका किताब से हमको ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, और मेगास्थनीज ने अशोका के समय पे क्या क्या था उनके बारे में बहुत कुछ बताया है, जिसमें से उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करी है। बाद में फिर जब डिस्कवरीज होने लगी तो हमने बहुत सारे स्तूपा, बहुत सारे पिलर्स, ठीक है, 14 हमको पिलर देखने को मिलते हैं, मेजर पिलर, माइनर पिलर। हमको स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं अशोका के। ठीक है, मेजर स्टोन, माइनर स्टोन, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जब आगे बढ़ते चलेंगे। तो उस स्तूपा की बात करें, अशोका के समय पे कौन कौन से स्तूपा बने थे, तो सबसे फेमस हमारा सांची स्तूपा। ये आज के समय मध्य प्रदेश में है सांची स्तूपा, आप जानते हैं। मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा सबसे फेमस स्तूपा है। क्वेश्चन भी यही था हमारा कि सांची स्तूपा किसने बनवाया था, तो सांची स्तूपा अशोका ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है सांची स्तूपा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओरिजिनली इसको अशोका ने बनवाया था, पर बाद में इसको जो है एक्सपेंड कर दिया था अदर रूलर्स ने, जिसमें से हमारे पुष्यमित्र सुंग भी दूसरे रूलर थे, मेन रूलर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्तूपा है धमेक स्तूपा। सारनाथ के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ठीक है, सारनाथ, यहाँ से हमने अपना नेशनल एम्बलम भी उठाया है, लॉइन कैपिटल। ठीक है, सारनाथ से ही लिया है हमने। तो सारनाथ में अशोका ने धमेक स्तूपा बनवाया था, धमेक स्तूपा। तो सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के पास, वहां से वहां पे धमेक स्तूपा बना हुआ था। यहाँ पर हमें पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला सरमन दिया था, और उस सर्म को हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सबसे पहली बार गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। जहां दिया था वहीं पे धमेक स्तूपा बनवाया है अशोका ने गौतम बुद्ध की याद में। बाद में महाबोधि स्तूपा भी बना। तो महाबोधि स्तूपा कहाँ पे, तो बोध गया, जहां पर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी थी, निर्वाण।
ठीक है। जिस जगह पे गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति करी थी वहां पर जो स्तूपा बनवाया है उस स्तूपा का नाम है महाबोधि स्तूपा। ठीक है, ये भी अशोका ने बनवाया है। ये जो हम स्तूपा पढ़ रहे हैं सारे ये अशोका के द्वारा ही बनवाए गए स्तूपा हैं। तो ये वाला स्तूपा कौन सा, महाबोधि स्तूपा, अभी कहाँ पे, बिहार में है। ये भी किसने बनवाया है, अशोका ने ही बनवाया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्तूपा है हमारा रामभार स्तूपा। रामभर स्तूपा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्तूपा है, कुशीनगर में बनवाया था। कुशीनगर आप सब जानते हैं, कुशीनगर वो जगह है जहां पर महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब बेसिकली गौतम बुद्ध की जहां मृत्यु हुई थी, तो महापरिनिर्वाण की जहां प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे है, वो कुशीनगर में वो जगह। तो कुशीनगर में ही रामभार स्तूपा बनवाया अशोका ने। इसके बाद और भी कुछ स्तूपा हैं। ये 4 स्तूपा तो बहुत मेन स्तूपा हैं, आपको किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे। देखो सांची स्तूपा तो हमारे पेपर में आया ही है, जब हम आगे और पेपर्स पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ हमको ये धम्मेक स्तूपा, महाबोधि स्तूपा और ये रामभार स्तूपा सारे स्तूपा देखने को मिलेंगे। तो सारे स्तूपा याद रख लेना, अशोका ने बनवाए थे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे स्तूपा हैं। बरहोत स्तूपा, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको भी ओरिजिनली अशोका ने बनवाया था, पर बाद में सुंगा डायनेस्टी ने इसको रिनोवेट करवाया है। टूट जाते हैं समय के साथ, खराब हो जाते हैं, इसीलिए अलग राजा इनको रिनोवेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केसरिया स्तूपा। तो केसरिया स्तूपा भी हमारा सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है भारत का। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा भारत का माना जाता है केसरिया स्तूपा। तो ये केसरिया स्तूपा भी किसने बनवाया था, तो अशोका ने ही बनवाया था। ठीक है। इसके बाद है हमारा बुटकारा स्तूपा। बुटकारा स्तूपा, तो ये स्वात वैली पाकिस्तान में, आज के समय पाकिस्तान में लाई करता है। तो ये भी अशोका ने बनवाया था और इसको बाद में मॉडिफाई करवाया था कुषाण ने। किसने मॉडिफाई करवाया था, कुषाण ने। क्या नाम है, बुतकारा स्तूपा, बुतकारा स्तूपा। नेक्स्ट है कंगन हिल स्तूपा। तो ये पड़ता है कर्नाटका में। तो कंगन हिल स्तूपा कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में, और ये भी अशोका के समय पे ही बनाया गया था कंगन हिल स्तूपा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा तो ये 4 स्तूपा ही थे। कौन कौन से, सांची स्तूपा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। धमेक स्तूपा कहाँ पे, सारनाथ में। महाबोधि स्तूपा कहाँ पे, बोधगया बिहार में। ठीक है। रंभार स्तूपा कहाँ पे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब जगह गौतम बुद्ध को किसी ना किसी चीज की प्राप्ति हुई है। ठीक है, सारी जगह तो नहीं, सांची स्तूपा में जैसे किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई थी, पर अगर हम वैसे बात करें, धमेक स्तूपा देखें तो इस सारनाथ में पड़ता है। यहाँ पे पता है उन्होंने अपना सबसे पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। महाबोधि स्तूपा हमें पता है बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। हमें पता है रंभार स्तूपा, तो कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो वहां पर कुशीनगर स्तूपा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछने की बहुत कोशिश रहती है कि रामानुजाचार्य, जो रामानुजाचार्य थे, वो किस फिलॉसफी से जुड़े हुए थे, वो किस फिलॉसफी से जुड़े हुए थे। ठीक है, बताओ आंसर, कमेंट में जल्दी से अपना आंसर बताओ, किस फिलॉसफी से जुड़े हुए थे रामानुजाचार्य। ठीक है, बता दिया होगा। इसका आंसर है विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद। हमने देखो पीछे वाली क्लास में फिलॉसफीज डिस्कस करी थी सारी, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ फिलॉसफीज। हमने फिलॉसफी पढ़ी थी, 6 फिलॉसफी थी, मतलब हमारे स्कूल थे अलग अलग, 6 स्कूल थे। उन 6 स्कूल के अलग अलग फाउंडर थे, हमने उनका नाम पढ़ा था। ये 6 स्कूल ये थे, देखो हमारा सबसे पुराना न्याय, ठीक है, उसके बाद योग भी था, विशेषिका भी था, ठीक है, वेदांत जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, पूर्व मीमांसा और सामख्य। ठीक है, ये अलग अलग 6 स्कूल थे। इन 6 स्कूल के अलग अलग फिलोसफर थे, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो हमारा स्कूल था मीमांसा, मीमांसा स्कूल, इसके जो प्रोफाउंडर थे वो जामिनी थे, महर्षि जामिनी। इसके बाद वैशेषिका, वैशेषिका के थे महर्षि कन्नड़। उसके बाद योग का याद है हर किसी को, पतंजलि थे। न्याय फिलोसफी, सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी पूछी जाती है, हमने क्वेश्चन भी किया था ये। ठीक है, ओल्डेस्ट फिलोसफी कौन सी थी, न्याय फिलोसफी, उसके थे महर्षि गौतम। उसके बाद है वेदांत फिलोसफी, उल्टा लिखा हुआ है, इसको एक्सचेंज करके लिखना होगा। वेदांत फिलोसफी ये किसकी थी, तो ये दी थी बादरायण्य ने। ठीक है, इसके बाद इसी फिलोसफी को आगे बहुत सारे फिलोसफर्स ने दिया, जैसे आदि शंकराचार्य ने इसी फिलोसफी को और बढ़ाया, हमारे रामानुजन साहब ने इसी फिलोसफी को आगे बढ़ाया। तो इसी यही जो फिलोसफी थी वेदांत फिलोसफी, इसी को सबने आगे बढ़ाया। और हमारे कपिल, मैं गलत बोल गया, ये न्याय फिलोसफी नहीं, सबसे पुरानी
शाक्य फिलॉसफी थी, शाक्य फिलॉसफी, ठीक है, शाक्य फिलॉसफी जो महर्षि कपिल ने दी थी, कपिल मुनि ने दी थी, महर्षि कपिल मुनि ने, सबसे पुरानी फिलॉसफी। अब हमारे को जो समझनी थी यहाँ पर रामानुजाचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी है और वो कौन सी फिलॉसफी थी। तो ये जो वेदांत स्कूल है, वेदांत स्कूल हमारा, वेदांत स्कूल, ये स्कूल केवल एक स्कूल नहीं है, मात्र एक आदमी ने, एक फिलोसफर ने इसको नहीं दिया, इसको बहुत सारे फिलोसफर्स ने इलेबोरेट करते चले गए वेदांत फिलोसफी को। तो इसीलिए अलग अलग इसके भी सब स्कूल्स बन गए वेदांत फिलोसफी के। तो वो सब स्कूल कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम वेदांत फिलोसफी को। तो वेदांत फिलोसफी जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, तो ये एक इसकी फिलोसफी बनती है अद्वैतवाद, ठीक है। ये दी थी आदि शंकराचार्य जी ने। किसने दी थी? आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने कहा था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसीलिए इन्होंने अद्वैतवाद की बात करी है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसीलिए इन्होंने किसकी बात करी है? अद्वैतवाद की बात करी है। इसके बाद आते हैं हमारे नाम रामानुजन, ठीक है। रामानुजन ने दी थी वशिष्ठ अद्वैतवाद, वशिष्ठ अद्वैतवाद, ठीक है, याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप जब मेरे साथ देखते रहना, क्वेश्चन हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको ये क्वेश्चन जो है, कम से कम मैं सच बता रहा हूँ, 1991 से लेके, मैंने तो बहुत बार प्रैक्टिस करे हैं, 1991 से लेके 2024 तक ये जो क्वेश्चन है कि वे रामानुजन की कौन सी फिलोसफी थी, आदि शंकराचार्य की कौन सी फिलोसफी थी, कम से कम आपको 15 से 20 बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखना आप, 15 से 20 बार ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी याद नहीं होगा तो इसकी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। इसलिए याद कर लो कि कौन सी फिलोसफी किसने दी थी। तो वेदांत फिलोसफी के अंडर आती है हमारी ये छः, 1 2 3 4 5 6 फिलोसफी वेदांत फिलोसफी के अंदर आती है, जिसमें सबसे पहली है अद्वैत, ठीक है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसने दी थी? आदि शंकराचार्य ने। इसके बाद है विशिष्ट वेद, विशिष्ट अद्वैतवाद, तो ये दी थी रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दी थी? रामानुजाचार्य ने। इसके बाद है हमारी द्वैतवाद, ठीक है, ये किसने दी थी? तो माधवाचार्य ने, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दी थी। इसके बाद द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ये निम्बक ने दी थी, निम्बर्क, निम्बर्क ने दी थी। इसके बाद शुद्ध अद्वैतवाद, तो वल्लभाचार्य ने दी थी शुद्ध अद्वैतवाद। और उसके बाद अचित्य भेद अभेद, ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु जी जो हमारे आसाम के थे, उन्होंने ये वाली फिलोसफी दी थी। तो याद कर लो भाई सारी, अद्वैत, आदि शंकराचार्य जैसे ए से आदि, ठीक है, ए से अद्वैत। इसके बाद रामानुजाचार्य, तो वशिष्ठ अद्वैतवाद, विशिष्ट, राम जी विशिष्ट थे ना, विशेष थे राम जी, तो इसीलिए विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। माधवाचार्य ने कौन सी दी थी? द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है। इनका नाम बड़ा है, सबसे बड़ा नाम है इनका माधवाचार्य, और इनकी फिलॉसफी सबसे छोटी, द्वैत, द्वैतवाद। इसके बाद निम्बक, निम्बक, निम्बक ने दी थी द्वैत अद्वैतवाद, निम्बक ने दी थी द्वैत अद्वैतवाद। इसके बाद वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने दी शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य याद रखना, वल्लभाचार्य जो किसकी कैसी बातें करते थे? शुद्ध बातें करते थे, इसीलिए शुद्ध अद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु ने दी थी अचित्य भेद अद्वैतवाद, ठीक है। याद कर लो, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोसफीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंदरिया महादेव टेम्पल, कौन सा टेम्पल? कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि खजुराहो में पड़ते हैं। खजुराहो के मंदिर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, ठीक है, खजुराहो के मंदिर हर कोई जानता है। तो ये किस डायनेस्टी ने बनवाए थे? क्वेश्चन ये है, जल्दी से नाम से बताओ किस डायनेस्टी ने बनवाए थे। तो आंसर है इसका चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी ने हमारे खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो चंदेल डायनेस्टी ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। इसको जरा देख लेते हैं, चंदेल डायनेस्टी ने कौन से मंदिर बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर। ये खजुराहो के मंदिर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बहुत प्रसिद्ध है ये खजुराहो के मंदिर, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे। चंदेल डायनेस्टी के भी अगर हम राजा की बात करें, तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो है ये बनवाए थे राजा दंगदेव जी ने, ठीक है। किसने बनवाए थे? राजा दंगदेव जी ने बनवाए थे, जो कि एक चंदेल रूलर थे, जो कि 950 से लेकर 1050 तक इन्होंने शासन किया। 950 से लेकर 1050 तक शासन तो नहीं, पर इस 100 साल में बन के तैयार हुए थे मंदिर, ठीक है। 950 से लेकर 1050 तक ये मंदिर बने थे, तो 100 साल में बन के तैयार हुए थे। शिव, याद रखना, शिव जो है यहाँ के वो चीफ डीटी है, इस मंदिर के जो चीफ भगवान है, जो मेन भगवान है जिनकी पूजा करी जाती है। कंदरिया देखो नाम भी है, कंदरिया महादेव टेम्पल, महादेव तो नाम में ही आ रहा है,
इसलिए शिव जी की यहाँ मेन पूजा करी जाती है। ठीक है, तो चंदेल के राजा राजा रंगदेव ने कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाए थे। खजुराहो में 3 मंदिर हैं प्रसिद्ध। एक तो कंदरिया महादेव का मंदिर, एक मातागेश्वर का मंदिर, एक विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, तो कंदरिया टेम्पल, माता गणेश्वर टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल, ये 3 टेम्पल मेन टेम्पल हैं जो कि हमारे खजुराहो के टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया ना? तो खजुराहो के मंदिर, अगर अब आगे कभी क्वेश्चन आता है किसने बनवाए थे, तो चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे खजुराहो के टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि चोला डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध थे चोला चेरा पांड्या, बहुत बार सुना होगा इनके बारे में। पांड्या, हार्दिक पांड्या से याद रख रखना, आज के समय जो हार्दिक पांड्या है, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, ये 3 डायनेस्टी हुई है। ये 3 डायनेस्टी बहुत ही प्रसिद्ध डायनेस्टी थी। संगम एज में इन डायनेस्टी ने बहुत ही धमाल मचाया था संगम एज में। इसके बाद ये दोनों डायनेस्टी चेरा और पांड्या खत्म हो गई थी, और चोला डायनेस्टी जो बाद में इंपीरियल चोला बन के इसने बहुत तगड़े में शासन किया। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी PS1 और PS2, वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन दोनों डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के बारे में स्पेशली। तो ये जो चोला डायनेस्टी थी, ठीक है, ये जो चोला डायनेस्टी थी, ये किस रीजन में पाई जाती थी? आज के समय अगर हम देखें तो ये आज के समय कौन सा रीजन है? तो आज के समय अगर हम देखें तो आज के समय ये हमारा कोरामंडल कोस्ट वाले रीजन में पाई जाती थी। अगर हम मैप की बात करें तो मैप ऐसे बनता है, चोला, चेरा और पांड्या। तो तमिलनाडु के अपर पार्ट में और आंध्र प्रदेश के लोअर पार्ट में, मतलब सदर्न आंध्र प्रदेश और अपर तमिलनाडु में हमको चोला डायनेस्टी देखने को मिलती थी। केरला वाले रीजन प्योरली, जो केरला आज के समय है, उस समय भी जो प्योरली केरला वाला रीजन था वो चेरा डायनेस्टी के अंडर में आता था, और पांड्या डायनेस्टी के अंडर में आता था हमारा साउथ तमिल। ठीक है, साउथ तमिल वाला रीजन पांड्या डायनेस्टी के अंडर में आता था। इसको आज के समय मैप से समझ लेते हैं। देखो, ये हमारी चोला डायनेस्टी थी, ये वाला जो रीजन है पूरा चोला डायनेस्टी के अंदर में आता था। उरेयूर इनकी कैपिटल थी, कैपिटल इनकी बहुत बार शिफ्ट करी इन लोगों ने, पर उरेयूर कैपिटल थी, ये याद रख लेना। यहाँ से ये भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोला डायनेस्टी कैपिटल क्या थी? तो उरेयूर। रट लो भाई मेरे साथ इसको, उरेयूर कैपिटल थी चोला डायनेस्टी की। इसके बाद पंड्या डायनेस्टी आई हमारी। तो पंड्या डायनेस्टी देखो, तमिलनाडु का सदर्न पार्ट है, यहाँ पे थी, इसकी कैपिटल थी मदुरई। ठीक है, पंड्या डायनेस्टी की कैपिटल थी मदुरई, मदुरई कैपिटल थी पंड्या डायनेस्टी की। इसके बाद आता है हमारा चेरा, जो आज के समय केरला है, चेरा, वो था पूरा रीजन। और मुचिरी इसकी कैपिटल थी। कैपिटल इनकी शिफ्ट होती रहती थी, पर ये मेन कैपिटल थी। उदयूर थी चोला की, पंड्या डायनेस्टी की थी मदुरई, और चेरा की थी मुचिरी। ठीक है, आज के समय अगर हम देखें आज क्या बोलते हैं इन तटों को, तो आज के समय इनको बोलते हैं, देखो, ये केप कैमोरिन से देखा जाता है। ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से नापते हैं? तो केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी वाला रीजन में पड़ता है। कन्याकुमारी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कन्याकुमारी कौन से स्टेट में आता है, तमिलनाडु में आता है, केरला में आता है? ठीक है, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के केप कैमोरिन से लेकर आंध्र प्रदेश के सेंट्रल आंध्र प्रदेश वाले रीजन तक हमारा कोरामंडल कोस्ट पड़ता है। कौन सा कोस्ट पड़ता है? कोरामंडल कोस्ट पड़ता है। फिर यहाँ से हमारे उड़ीसा तक जो है नदन सरकार बोलते हैं, और ये उड़ीसा वाले प्लेन्स को, जो कोस्टल प्लेन है, उन्हें उत्कल प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं इंडिया के वेस्ट में देखता हूँ तो मालाबार कोस्ट पड़ता है केरला वाले रीजन में, मालाबार। देखो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। ठीक है, तो मलयालम भाषा से याद रखना, मालाबार कोस्ट पड़ता है केरला के, केरला वाले रीजन में को मालाबार कोस्ट कहते हैं। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी, कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है, तो यहाँ पड़ता है कोंकण कोस्ट। कौन सा कोस्ट पड़ता है? कोंकण कोस्ट। तो महाराष्ट्र के नॉर्थ से कर्नाटका के साउथ तक हमारा पड़ता है कोंकण कोस्ट, और कर्नाटका से लेकर केरला तक पूरा पड़ता है मालाबार कोस्ट। इसके बाद गुजरात का जो लोअर पार्ट है, गल्फ ऑफ खंबात से लेके गल्फ ऑफ कच्छ तक, गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबात तक, ये नीचे वाला रीजन जो है गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं, और जो ऊपर वाला रीजन है गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं इसको। तो ये वाले रीजन को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। और गल्फ ऑफ कच्छ से ऊपर तक लेके राजस्थान तक हमारा पड़ता है कच्छ। तो इस तरीके से आज के समय हमारी जो कोस्टल रीजन है उसके नाम है। एक बार फिर से देखो, कोरामंडल कोस्ट वेस्ट साइड में पड़ता है, उससे ऊपर नदन सरकार पड़ता है, उसके ऊपर उत्कल प्लेन पड़ता है। ठीक है, और ये हमारे पड़ते हैं ईस्ट साइड में,
वहीं अगर मैं वेस्ट साइड की बात करता हूँ तो वेस्ट साइड में पड़ता है मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ और कच्छ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया तो हमने पढ़ ही लिया था, उसका आंसर क्या था, डेक्कन कोरामंडल कोस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन। ठीक है, इसका आंसर था। इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ें, इसमें क्या दे रखा है, तो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था चोला डायनेस्टी का, वो कावेरी वैली में फैला हुआ था। ठीक है, कावेरी वैली में फैला हुआ था। कोरामंडल कोस्ट और हमारे डेक्कन के कुछ पार्ट तक, जैसे कि तिरुचिरापल्ली, चोला डायनेस्टी फैली हुई थी। कहाँ पे, तंजोर और तिरुचिरापल्ली वाले रीजन में फैली हुई थी। शुरुआत में चोला की जो कैपिटल थी वो पुम पुमफुआर थी, पुमफुआर। बाद में इसकी कैपिटल उरेयूर हुई, फिर इसकी कैपिटल तंजोर हो गई। पहले पुमफुआर थी, पहले इसकी कैपिटल थी पुमफुआर, बाद में इसकी कैपिटल बन गई उरेयूर, उरेयूर। और उरेयूर से बाद में इसकी कैपिटल क्या बन गई, तंजोर। तो याद रख लेना, कैपिटल कैपिटल का भी बहुत बड़ा जोड़ रहता है, क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। तो मीनाक्षी टेम्पल का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, बताओ आंसर फटाफट। बता दिया, मीनाक्षी टेम्पल हमारे हैं मदुरई में। ठीक है, मदुरई में पड़ते हैं मीनाक्षी टेम्पल। तो मदुरई आज के समय, ये देखो हमारे मीनाक्षी टेम्पल है, कितने सुंदर है मीनाक्षी टेम्पल, अलग ही खूबसूरत है। ठीक है, ये इनके गोपुरम देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये एंट्री गेट जिनको बोलते हैं गोपुरम, कितने सारे बड़े बड़े गोपुरम है इनके। ये आज के समय अगर हम बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल जो हमारे कहाँ पे है, मदुरई। ठीक है, तमिलनाडु की जो एक डिस्ट्रिक्ट है मदुरई, ये जो है ये वाला रीजन मदुरई तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आज के समय हमको मीनाक्षी टेम्पल देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो मदुरई वाले रीजन में देखने को मिलते हैं तमिलनाडु के। और यहाँ पे सुंदरेश्वर मतलब शिव जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है यहाँ पर। सुंदरेश्वर जी की पूजा होती है और उनकी वाइफ मीनाक्षी की पूजा होती है, इसलिए इसका नाम मीनाक्षी टेम्पल भी पड़ा हुआ है। एक चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे 2000 पिलर्स हैं इस मंदिर में। अगर आप इस मंदिर का गूगल फोटो करोगे तो वहां आपको देखने को मिलेंगे पिलर ही पिलर बहुत सारे। तो 2000 पिलर है इस मंदिर में। ठीक है, तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये मंदिर, 2000 पिलर्स के लिए। दूसरा, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पड़ता है, मदुरई में पड़ता है। मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है मदुरई। ठीक है, मदुरई। ये किसके लिए समर्पित है, तो शिव जी के लिए समर्पित है और उनकी वाइफ मीनाक्षी के लिए समर्पित है। ये जो मदुरई टेम्पल है, इसको बनवाया था हमारे लॉर्ड सुंदरेश्वर। ठीक है, मतलब लॉर्ड सुंदरेश्वर के लिए बनवाया था, पांड्या किंग थे हमारे, सड्यवर्मन कुलशेखरन। ठीक है, सद्यवर्मन कुलशेखरन जो थे एक पांड्य रूलर, जिन्होंने 1190 से लेके 2005 तक शासन किया। सन सद्यवर्मन कुलशेखरन ने, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, तो ये मदुरई की लोकेशन हो गई। ठीक है, थैंक यू।